Good morning, students. Class 7, Chapter 6, History. Now I am going to discuss about the pilgrimage and the temple town. There was an increase in the temple building activities during the medieval period, especially in South India. मेडिवल पीरियड में अगर हम देखें तो साउथ इंडिया भारत का वो हिस्सा है जहाँ पर टेम्पल बिल्डिंग एक्टिविटीज़ काफ़ी तेज़ी से इंक्रीज़ कर रही थी। साउथ इंडिया में इतने ज़्यादा टेम्पल बिल्डिंग्स को बनाने की क्या वजह थी? वजह ये थी, वन ऑफ द सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस टेम्पल वाज द ग्रोथ ऑफ टाउन अराउंड देम। तो टेम्पल्स को बनाने की वजह क्या थी मेडिवल पीरियड में साउथ इंडिया में? वजह ये थी क्योंकि वहाँ पर जो भी टाउन्स वगैरह हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे थे। जब किसी जगह पर कस्बे वगैरह टाउन्स का जब इस्टेब्लिशमेंट होगा तो ज़ाहिर सी बात है वहाँ पर टेम्पल्स की, मंदिर की ज़रूरत महसूस होगी। लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स विजिटेड दीज टेम्पल ड्यूरिंग द फेस्टिवल्स। बहुत सारे पिलग्रिम्स थे जो इन टेम्पल्स में आते थे फेस्टिवल्स के दौरान, विच यूज टू टेक प्लेस क्वाइट ऑफन। और जहाँ यहाँ पर आते थे, यहाँ पर वो प्रार्थना करते थे खामोशी से और पाठ करना ये सब करते थे। दिस नेसेसिटीज़ द एम्प्लॉयमेंट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट इन कीपर फूड सेलर एट्सेट्रा। और टेम्पल की वजह से यहाँ पर किस चीज़ की ज़रूरत महसूस हुई? काफ़ी लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट, बहुत सारे जो पुजारी वगैरह थे उनको एम्प्लॉयमेंट मिला, और जो फूड सेलर थे, जो कीपर्स वगैरह थे, उनको भी एम्प्लॉयमेंट मिला। क्योंकि जब फेस्टिवल्स के दौरान जो भी पिलग्रिम्स हैं वो आएंगे टेम्पल, तो जाहिर सी बात है पूजा पाठ करवाने के लिए उन्हें मंदिर में पुजारी की ज़रूरत है। जब वहाँ रुकेंगे तो टेम्पल के आसपास में खाने पीने की चीज़ें भी मिलनी चाहिए। तो इस तरह से इन सब लोगों को वहाँ से इन टेम्पल्स की वजह से क्या मिलने लगा? एम्प्लॉयमेंट। दस द लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ फुल फ्लैश टेम्पल टाउन लाइक द मदुराई। अगर हम देखें तो पूरी तरह से जो फुल फ्लैश टेम्पल टाउन था वो कौन कौन है? जैसे मदुराई कहाँ पर है? ये तमिलनाडु में, तिरुपति आंध्र प्रदेश। ये वो टेम्पल्स हैं जहाँ पर लोग आज भी फेस्टिवल्स के सीज़न में जाते हैं, और यहाँ बहुत ज़्यादा तादाद में लोग जाते हैं और दर्शन करते हैं, भगवान की पूजा पाठ करते हैं। द दरगाह सीरीज ऑफ वेरियस पॉपुलर सूफी संत। इसके अलावा दरगाह होती हैं, दरगाह जहाँ पे जो सूफी संत होते हैं जिनको दफन कर दिया जाता है, तो जहाँ उनको दफन किया जाता है तो उस जगह को कहा जाता है मकबरा या दरगाह। जैसे कि सलीम चिश्ती हैं, सलीम चिश्ती की जो दरगाह है वो अजमेर में है। आल्सो अट्रैक्टेड अ लार्ज नंबर ऑफ पिलग्रिम्स एंड लेड टू द ग्रोथ ऑफ द पिलग्रिमेज टाउन। तो जो ये सलीम चिश्ती एक बहुत बड़े सूफी संत हैं मुस्लिम धर्म में, और इनकी जो दरगाह है वो अजमेर शरीफ में बनी हुई है, जहाँ पर दुनिया भर से लोग आते हैं, दर्शन करते हैं और अपनी जो भी उनकी आस्था है वो मतलब प्रार्थना वगैरह ये सब करते हैं। तो इस तरह से जो भी टेम्पल टाउन से दरगाहें थी तो वहाँ पर इन सब के लिए तो क्या कहा गया, इन सब ने जो पिलग्रिमेज टाउन थे उनको काफ़ी बढ़ावा मिला। नेक्स्ट है हमारा पोर्ट एंड ट्रेडिंग टाउन्स। द अर्बन क्राफ्ट प्रोडक्शन रिसीव्ड अ टू-फोल्ड impetus with the establishment of दिल्ली सल्तनत। अर्बन क्राउन प्रोडक्शन का अगर हम बात करते हैं, रिसीव्ड अ टू-फोल्ड impetus, यानी कि जब दिल्ली सल्तनत का इस्टेब्लिशमेंट हुआ तो दिल्ली सल्तनत के इस्टेब्लिशमेंट के बाद अर्बन क्राफ्ट प्रोडक्शन को काफ़ी बढ़ावा मिला। फर्स्ट द सल्तनत रूलिंग क्लास रिमेन टाउन सेंटर। सबसे पहले क्या, जो सल्तनत की रूलिंग क्लास थी उसने क्या किया, जो भी टाउन सेंटर थे उनको एक तरह से उनको इस्टेब्लिश किया। इस स्पेंड रिसोर्सेज इन टाउन, और काफ़ी अपने रिसोर्सेज को उन टाउन्स के इस्टेब्लिशमेंट पर खर्च किया। विच हैड द अर्बन क्राफ्ट सेक्टर टू ग्रो, और इस चीज़ ने अर्बन क्राफ्ट सेक्टर को काफ़ी बढ़ावा दिया। द नोबिलिटी आल्सो क्रिएटेड अ मास मार्केट फॉर हैंडीक्राफ्ट। द नोबिलिटी आल्सो क्रिएटेड अ मास मार्केट फॉर हैंडीक्राफ्ट। और हैंडीक्राफ्टिंग के लिए इस चीज़ ने हैंडीक्राफ्टिंग के लिए एक मास मार्केट को क्रिएट किया, यानी कि एक बड़े लेवल पर हैंडीक्राफ्टिंग का काम बहुत तेज़ी से फैलने लगा। The second factor that contributed to urban manufacture was the introduction of a number of technological devices that reached India with the Turk। दूसरा जो फैक्टर था जिसने अर्बन मैन्युफैक्चरर्स को बढ़ावा दिया वो क्या था? इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर ऑफ टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस। बहुत सारे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस को शुरू किया गया
दैट रीच इंडिया। और ये सब हिंदुस्तान लेकर कौन आए थे? जो लोग तुर्क से आए थे। इन द लग्जरी सेक्टर सिल्क वीविंग एक्सपेंडेड एंड कारपेट वीविंग कम फ्रॉम पर्शिया। इसके अलावा अगर हम लग्जरी सेक्टर की बात करें तो जो सिल्क वीविंग है या कारपेट वीविंग है, ये सब इस तरह के काम कहाँ से फैलना शुरू हुए? पर्शिया से। द अदर नोटेबल अर्बन मैन्युफैक्चरर एक्टिविटी वाज पेपर मेकिंग। दूसरी अगर हम अर्बन मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी देखें तो वो क्या थी? वो थी पेपर मेकिंग। परहैप्स अ मेजर सेक्टर ऑफ अर्बन एम्प्लॉयमेंट। पेपर मेकिंग की अगर हम बात करते हैं तो अर्बन एम्प्लॉयमेंट का एक काफ़ी बड़े सेक्टर की कैटेगरी में पेपर मेकिंग को हम रख सकते हैं। पेपर मेकिंग अर्बन मैन्युफैक्चरर या अर्बन एम्प्लॉयमेंट की एक काफ़ी बड़े सेक्टर में पेपर मेकिंग को रखा जाता है। वह पेपर में अर्बन एम्प्लॉयमेंट बिल्डिंग ऑफ इंडस्ट्री। तो perhaps a major sector of urban employment was the building industry. The Turk and the Mughal introduced the popularized a number of new crafts and techniques like making of iron stirrup and armor for the cavalry. इसके अलावा तुर्क और मुगलों ने बहुत सारे नए क्राफ्ट्स और टेक्निक्स को इंट्रोड्यूस किया, जैसे कि आयरन स्ट्रिप बनाना, कैवलरी के लिए आर्मर बनाना। ये सब चीज़ें किसने शुरू की थी? जो लोग तुर्क से आए थे और जो मुग़ल थे। दिस लेड टू द ग्रोथ ऑफ द मेटलर्जिकल इंडस्ट्री एंड द मेटल क्राफ्ट। और इस चीज़ ने किस चीज़ को बढ़ावा दिया? मेटल क्राफ्ट को और मेटलर्जिकल इंडस्ट्री को। यानी कि मेटल क्राफ्ट या मेटलर्जिकल इंडस्ट्रीज को कहते हैं जहाँ पर जो भी मेटल होता है उससे सामान बनाया जाता है। अनदर मेजर इंट्रोडक्शन वाज द राहत, पॉपुलरली नोन एज द पर्शियन वीव। दूसरा क्या चीज़ थी जिसको इंट्रोड्यूस किया गया? राहत यानी कि पर्शियन क्या है? पर्शियन व्हील है। टू लिफ्ट वाटर फ्रॉम द अंडरग्राउंड फॉर इरिगेशन। तो इस राहत या पर्शियन व्हील का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? राहत को ही कहा जाता है बेटा पर्शियन व्हील। इसका इस्तेमाल किया जाता था अंडरग्राउंड पानी को, यानी कि जो ज़मीन के नीचे पानी है उसको बाहर निकालने में, ताकि उसका इस्तेमाल इरिगेशन में, खेती बाड़ी में या सिंचाई में किया जा सके। एंड अपोज टू अदर टाइप ऑफ टाउन, ट्रेडिंग टाउन डेवलप्ड अराउंड सच मैन्युफैक्चरिंग सेंटर। एज अपोज टू अदर टाइप ऑफ टाउन, जो बाकी दूसरे टाउन्स को अगर हम ये लोग अपोज करते थे, जबकि जो ट्रेडिंग टाउन थे उनको डेवलप किया गया अराउंड सच मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स। किस तरह से इनको डेवलप किया गया? मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स की हैसियत से। मैनी सच टाउन्स आल्सो ग्रू एज अ रिजल्ट ऑफ द प्रोडक्ट फाउंड इन दैट रीजन। मैनी सच टाउन, और जो ये मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स थे, इस तरह के बहुत से टाउन थे जो डेवलप किए गए और उसका नतीजा क्या निकला? प्रोडक्ट फाउंड इन द रीजन। तो इन एरियाज़ में इन जो भी एरियाज़ है जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग सेंटर्स को डेवलप किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, तो वो जो रीजन थे वो प्रोडक्शन रीजन कहलाने लगे, बोथ एग्रीकल्चरल एंड मैन्युफैक्चर दोनों ही के लिए। और बिकॉज ऑफ इट्स प्रॉक्सिमिटी टू द पोर्ट एंड मेजर ट्रेड रूट, और क्योंकि यहाँ पर पोर्ट वगैरह बंदरगाह मौजूद थी, तो इसकी वजह से इनका इस्तेमाल, इन रूट का इस्तेमाल ट्रेडिंग व्यापार के लिए भी किया जाने लगा। मसूलीपट्टनम एंड सूरत वर इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन ऑफ द मेडिवल पीरियड। जब हम ट्रेडिंग टाउन की बात करते हैं तो दो ट्रेडिंग टाउन है जो उस वक्त सबसे ज़्यादा मशहूर थे, और वो थे मसूलीपट्टनम और सूरत। यहाँ से आराम से मतलब पोर्ट के ज़रिए से जो भी ट्रेडिंग का बिजनेस था वो किया जाता था, इसलिए इन दोनों ही पोर्ट्स को कहा गया ट्रेडिंग रूट्स। देखिए बेटा, एक केस स्टडी है मसूलीपट्टनम या मसूलीपट्टनम इज लोकेटेड कहाँ पर? ये आंध्र प्रदेश में, ईस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया, यानी कि आंध्र प्रदेश भारत के ईस्टर्न कोस्ट में आता है। एक कोस्टल रीजन है, इसको क्या कहते हैं? ये कोरोमंडल कोस्ट भी कहलाता है। इट वॉज आल्सो नोन एज द मछलीपट्टनम, इसको हम मछलीपट्टनम भी कहते हैं। द सिटी गॉट इट्स नेम फ्रॉम अ गेटवे टू द सिटी डेकोरेटेड विद द आइज ऑफ फिश। इस शहर का जो नाम मछलीपट्टनम पड़ा है वो इसने कहाँ से लिया है? अपना नाम लिया है गेटवे टू द सिटी, जिसको किसी से डेकोरेट किया गया है? मछली की आइज ऑफ फिश। इट स्टैंड ऑन द माउथ ऑफ रिवर कृष्णा, जो कहाँ पर स्टैंड कर रखा है? जो कृष्णा नदी है उसके मुंह पर। द सिटी वाज फाउंडेड इन द 14th सेंचुरी
इस शहर की बुनियाद किसने डाली थी? 14वीं सदी ईस्वी में अरब जो ट्रेडर्स व्यापारी थे उन्होंने इस शहर की बुनियाद डाली थी। एंड इट वाज एन इम्पॉर्टेंट मेडिवल पोर्ट, और ये मेडिवल पीरियड में एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्ट माना जाता था। एंड अर्ली एज द पीरियड ऑफ द सतवाहनास के पीरियड में इट वाज एन इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी। ये क्या था? एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट सिटी था। द सिटी वाज कैप्चर्ड बाय नरसिम्हा ऑफ विजयनगर एम्पायर। इस शहर को किसने कैप्चर किया था? नरसिम्हा ने कैप्चर किया था। जो कौन थे? जो विजयनगर एम्पायर के राजा थे। आफ्टर डिफीटिंग द गाजापतीज ऑफ उड़ीसा के राजा जिनका नाम था गाजापतीज, उनको हराने के बाद द प्लेस रोज इनटू प्रोमिनेंस इन द 17th सेंचुरी। और ये जो जगह थी वो 17वीं सदी में काफ़ी प्रोमिनेंस हो गई, बिकॉज द यूरोपियन वांटेड टू ट्रेड विद द इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। क्योंकि प्रोमिनेंस क्यों काफ़ी फेमस क्यों हो गई? क्योंकि जो यूरोपियन थे वो भारत में क्या बिजनेस करना चाहते थे, और साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के साथ। भारत और दूसरी कौन सी जगह थी? साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। इन 1605 द डच ओपन द नेगोशिएशन विद गोलकुंडा एंड एस्टेब्लिश फैक्ट्री एट मसूलीपट्टनम। इसके अलावा 1605 में जो डच थे उन्होंने गोलकुंडा ओपन द नेगोशिएशन विद गोलकुंडा के साथ जो भी नेगोशिएशन थे उनको खोल दिया, और उसके बाद में उन्होंने मसूलीपट्टनम में एक क्या किया? अपनी फैक्ट्रीज़ को इस्टेब्लिश किया। किसने? डच ने। ये कंट्री है। वेरी सून द इंग्लिश आल्सो सेटअप देयर सेंटर। और इसके अलावा जो इंग्लिश थे, यूरोपियंस थे, जो ब्रिटेन के लोग थे, उन्होंने भी मसूलीपट्टनम में अपने बहुत सारे ट्रेडिंग सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया। इन 1686 द डच सीज द टाउन, और 1686 में डच ने इस टाउन को सीज कर दिया। बट बिकॉज ऑफ द फरमान ऑफ मुग़ल एम्परर, लेकिन मुग़ल एम्परर के फरमान ऑर्डर जारी करने के बाद इंग्लिश वर अलाउड टू रीओपन देयर फैक्ट्रीज। तो जो अंग्रेज़ थे उनको दोबारा से अलाउ कर दिया गया कि वो अपनी फैक्ट्रीज़ को दोबारा से खोल सकते हैं। लेटर मसूलीपट्टनम वाज कैप्चर्ड बाय द फ्रेंच। फिर बाद में मसूलीपट्टनम को कैप्चर किसने कर लिया? फ्रेंच के लोगों ने। बट सून इट वाज पास्ड ऑन द ब्रिटिश, लेकिन बहुत जल्द फिर इसको ब्रिटिश के कब्जे में चला गया। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ 18th सेंचुरी, तो 18वीं शताब्दी के दौरान, व्हेन द कंपनी ट्रेडर मूव टू बम्बई, जब कंपनी के जो व्यापारी थे वो बम्बई की तरफ उन्होंने मूव किया, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास, इन सब तरफ उन्होंने मूव किया, तो मसूलीपट्टनम लॉस्ट इट्स ओल्ड ग्लोरी एंड प्रॉस्पेरिटी। यानी कि जब व्यापारी कंपनी के जो भी ट्रेडर्स थे उन्होंने मुंबई की तरफ उन्होंने मूव किया, मुंबई चले गए, कलकत्ता या मद्रास चले गए, तो उसके बाद क्या हुआ? मसूलीपट्टनम की जो पुरानी एक जो भी ग्लोरी और प्रॉस्पेरिटी थी, यानी कि ट्रेडर और ट्रेडिंग या व्यापार में, वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो गई। इसी तरह से सूरत की केस स्टडी है। तो मैंने आपको भी जो बताया था ना कि दो ऐसे ट्रेडिंग टाउन थे उस वक्त जो बहुत ज़्यादा मशहूर थे, फेमस थे, और जिनको ट्रेड रूट भी कहा जाता था। जो अभी ऊपर पढ़ाया था हमने, क्या कहा जाता था? ट्रेड रूट कौन कौन से थे? मसूलीपट्टनम एंड सूरत। ओके, नेक्स्ट टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।